सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद इस बात को लेकर देता हूं कि मैंने जो डिटर्जेंट पाउडर और नमक का जो खरपतवार नाशी बना करके किसान भाई डालते हैं या डालने की सोच रहे थे, आपने उस पर बहुत अच्छा प्यार दिखाया। काफ़ी लोगों ने देखा, सपोर्ट भी किया, कमेंट भी आई। तो आपको इस बात को लेकर के अच्छा लगा होगा कि जो जानकारी मैंने दी है उसमें वो आप जरूर देख करके और उसको फॉलो करेंगे, जिससे आप नुकसान होने से बच सकते हैं। एक दो उल्टी सीधी कमेंट आ जाते हैं तो उसको तो इग्नोर कर देना चाहिए। अगर आप सही जानकारी देखने के पक्ष से आते हो तो आपको इस चैनल के माध्यम से सही और सटीक जानकारी देने का हमारा धर्म भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है। तो आज दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि पहले यूरिया के साथ में ऐसी कौन सी चीजें हम डाल दें जिससे कलों की संख्या और पौधे का विकास अच्छे से हो। क्योंकि ये पहली यूरिया की जब हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो धान रोपाई के 15 से 20 दिन के बाद करते हैं, और ये टाइम ऐसा होता है जिस टाइम पर पौधे की ऐसी कांतिक अवस्था होती है कि जड़ों का फुटाव भी होता है, जड़ों का विकास भी होता है, कल्लों का फुटाव भी होता है, पौधे में हरापन भी होना चाहिए, कोई पोषक तत्व की कमी भी नहीं होनी चाहिए। तभी आपके धान अच्छे से ग्रोथ और विकास करेंगे, कल्लों का फुटाव तभी तेजी से होगा। लेकिन इसमें से अगर हम कोई एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो उसका सीधे सीधे कारण बनता है कि पौधा इतना अच्छे ग्रोथ विकास नहीं कर पाता है और जड़ों का विकास या तो रुक जाता है या तो कल्लों का फुटाव रुक जाता है। तो ये सभी चीज़ों को आपको करने की इस टाइम पर ज़रूरत है। तो पहली यूरिया आप जब डालोगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर हम बता दें, अगर आप इस मकसद से वीडियो देखने आए हो कि ऐसी जानकारी हम कुछ आपको बता देंगे, ऐसी एक जादू की छड़ी आपको बता देंगे कि वो जादू की छड़ी ले जा करके अपने खेत में घुमा दोगे और आपके खेत में 150 और 200 कल्ले तक निकल आएंगे। तो दोस्तों, ऐसी कोई जादू की छड़ी हम बताने वाले नहीं है। हम जो जानकारी देंगे वो बिल्कुल जेन्युइन तरीका होगा, जेन्युइन जानकारी होगी, जिसको अगर आप अपने फसल में प्रयोग करते हो तो निश्चित उससे फायदा होगा, आपका नुकसान नहीं होने वाला है। और ये भी नहीं कि हम यहाँ पर बता दें कि 150 से 200 कल्ले निकलने वाले हैं, क्योंकि ऐसी कोई सी चीज आज तक बनी ही नहीं है जितनी क्षमता पौधे में होती है उससे अधिक कल्लों की फुटाव निकाल करके दे दे। और कोई वैरायटी आज तक ऐसी नहीं आई है जिसमें 100-200 कल्ले निकल सकें। तो उस भ्रम में अगर आप पले हो, उस भ्रम के चक्कर में आए हो, तो दोस्तों वीडियो यहीं से छोड़ सकते हो। बाकी यदि आप सही जानकारी लेना चाहते हो, सही चीज़ों को प्रयोग करके वास्तव में धान में कुछ फायदा लेना चाहते हो, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आप ऐसे जानकारी देखने आए हो कि शॉर्ट में हम 1 सेकंड में बता दें, 2 सेकंड में बता दें, तो दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको अगर अच्छी जानकारी और सही जानकारी चाहिए, जिसको अगर खेती में आप प्रयोग करते हो तो आपको उसका फायदा मिलना चाहिए। भाई हम लोग क्या करते हैं, सुबह से लगा करके शाम तक, चाहे तेज धूप हो चाहे बारिश हो रही हो, और अपने खेत में बराबर लगे रहते हैं। तो हम वो जानकारी यूज करें जो वास्तव में फायदेमंद हो, वास्तव में उसका हमें लाभ मिले, ना कि हम इतनी मेहनत करने के बाद कुछ ऐसी चीजें डाल दें तो उसका रिजल्ट ही ना मिले, या फायदा भी मिले तो जो चीजें हमें उल्टी सीधी बताई जा रही हैं उतना तो फायदा मिलने वाला नहीं है। तो आपको दोस्तों करना क्या है, जब आप पहली यूरिया डाल रहे हो तो पहली यूरिया डालते समय आपको 1 बोरी 1 एकड़ के लिए तो जरूर लेना है। 1 बोरी आप 1 एकड़ के लिए लीजिए, और उसके साथ में कुछ चीज़ों को आपको डालना है। लेकिन जो चीज़ें आपको डालना है उसके पहले और बाद में कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। वो कौन सी चीज़ें हैं? देखो, जब आप धान की रोपाई कर देते हो, धान की रोपाई से लगा करके कम से कम 50-55 दिन तक कोशिश करें कि अपने खेत में 2 से 2.5 इंच तक खेत में पानी हमेशा जमा रखें। अगर ये संभव नहीं हो पाता तो इतना जरूर रखें कि ऊपर जब तक नमी दिख रही है तब तक आपको सिंचाई रुक सकते हो। जहां ऊपर हल्की मिट्टी सूखी हुई कहीं कहीं पर भी दिखाई पड़ रही, या आप जाते हो पैर रखते हो और पैर आपका आपके धान के खेत में बनता नहीं, चाहे बहुत कम बने लेकिन उसका निशान अगर बन जाता है तो सिंचाई तक रुक सकते हो। अगर पानी की समस्या रहती है तो रुक सकते हो, और जब पैर का निशान बनना बंद हो जाए तब आप सिंचाई करते रहो, जिससे नमी की कमी नहीं होगी। क्योंकि पानी की फसल ही धान है, तो नमी की कमी होने पर पौधा तनावग्रस्त हो जाएगा और जड़ों का विकास, कल्लों का फुटाव और बहुत से काम हैं वो बाधित होंगे। फिर आप
कोई भी उर्वरक, कोई भी कोशिश कर लो, कोई भी चीज डाल लो, उतना अच्छा तो आपका धान होने वाला नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, इससे कल्लों के फुटाव पर भी काफी असर पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा जो मैंने बताया है कि 50 किलोग्राम 45 किलोग्राम आपको यूरिया ले लेनी है, दूसरी चीज आपको एक पीजीआर ले लेना। अब पीजीआर में देखो बहुत सी चीजें आती हैं, वो डिपेंड आप पर करता है कि आपके मार्केट में कौन सा पीजीआर मिल रहा है, कौन सा आपको सस्ता लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो डिपेंड आप पर करता है। देखो ऑर्गेनिक पीजीआर में जैसे समुद्री शैवाल से बना हुआ सागरिका हो गया, बायोवीटा हो गया, जाइम हो गया, ऐसे बहुत से कंपनियों के पीजीआर आते हैं, तो उसमें से कोई एक ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि 3-4 कंपनियों के आप ले आए हो। देखो सभी समुद्री शैवाल से बने होते हैं, वो अलग की बात है, कोई दूसरे समुद्री शैवाल से बना होता, कोई दूसरे समुद्री शैवाल से बना होता, लेकिन काम लगभग एक जैसा ही सबका रहता है। थोड़ा 19-20 का फर्क आ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ रेट का भी आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो डिपेंड आप पर करता है कौन सा पीजीआर लेना चाहते हो। पीजीआर का काम क्या होता है? जड़ों का विकास करना, मिट्टी में जो पड़े हुए पोषक तत्व हैं, जो हमने बुआई के टाइम पर फास्फोरस, पोटास और अन्य तत्व दिए थे, या सूक्ष्म तत्व जो मिट्टी में पहले से मौजूद हैं, उनको जड़ों के माध्यम से पौधे तक पहुंचाने में मदद करना, ये सब पीजीआर का काम होता है। अब जब जड़ों का फुटाव होगा तो कल्लों का फुटाव भी आसानी से होगा। यूरिया का काम रहता है कि पौधे में हरापन, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाना, जड़ों का पौधे में कल्लों का फुटाव करना, ये यूरिया का काम होता है। और इसके साथ साथ पौधे के विकास में भी सहायक होती है यूरिया, इसलिए नाइट्रोजन के रूप में हम यूरिया देते हैं। नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो पौधे पीले हो जाते हैं और ग्रोथ विकास भी रुक जाता है, तो इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम यूरिया 45 से 50 किलोग्राम ले लें। पीजीआर अगर आप सागरिका, बायोवीटा या कोई जाइम ले रहे हो तो उसकी मात्रा आपको एक बार में 4 किलोग्राम ले लेना है, और जब दोबारा आप डालो तो 4 किलोग्राम से 5 किलोग्राम फिर से ले सकते हो। जैसे सागरिका या बायोवीटा ले रहे हो तो पहले 10 किलो का थैला आता है, तो उसको आधी पहले 1 एकड़ में डाल लो, आधी बाद में डाल लो। 10 किलोग्राम टोटल डालना होता है, ये नहीं कि एक बार में ही आप 10 किलोग्राम डाल दो। इसी प्रकार से दूसरे जाइम होते हैं, उनकी भी मात्रा सेम रहती है। जैसे जो दानेदार आते हैं उसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड वाले की हम अलग से वीडियो बना देंगे। और दोस्तों यहाँ पर बता दीजिए कि आपको ये जानकारी कैसी लग रही है, और वीडियो को लाइक भी करते चलिए, जिससे हम और भी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचा सकें। आपकी धान के रोपाई के कितने टाइम हो चुका है ये भी हमें बताइएगा, कौन सी वैरायटी लगाया है ये भी हमें बताइएगा, जिससे हम आपके लिए एक अच्छी जानकारी आपकी वैरायटियों को ध्यान रख कर बता सकूं। क्योंकि आपकी जानकारी हम तक पहुंचेगी तो हम उस आधार पर आपको आगे आने वाली वीडियो में सहायता भी कर पाएंगे। बाकी वीडियो को लाइक भी कर देना, दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए प्रमोशन खत्म हो गया, अब हम आते हैं मुद्दे पे। अब जैसे हम सागरिका या बायोवीटा इस तरीके के ग्रोथ प्रमोटर नहीं लेना चाहते हैं, तो माइकोराइजा काफी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, जीवित जीवाणु होते हैं, और इसका भी सेम यही काम रहता है। और जबकि हम कहें सागरिका, बायोवीटा और दूसरे जो पीजीआर होते हैं, उनसे कहीं ज्यादा अच्छा माइकोराइजा हमारी फसल में काम करता है, क्योंकि जड़ों का विकास, जड़ों का फुटाव, कल्लों के फुटाव में भी हेल्प करता है। नीचे मिट्टी में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको खींच करके, और कुछ ऐसे हैं जो घुल नहीं रहे हैं उनको तोड़ करके और मिट्टी में घोल करके फिर जड़ों के माध्यम से पौधों तक पहुंचा देता है, जबकि कोई दूसरा पीजीआर ये काम नहीं कर पाता। जीवी जीवाणु है तो इसलिए ये चीजें संभव हो जाती हैं। तो माइकोराइजा एक बेस्ट ऑप्शन है। एक बार में आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना रहेगा, लेकिन माइकोराइजा डालते टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक कोई कीटनाशक नहीं डालना है। अगर आप दूसरे ग्रोथ प्रमोटर ले रहे हैं माइकोराइजा के अतिरिक्त, तो साथ में अगर आपके खेत में कीट रोग की समस्या भी दिखाई पड़ रही है तो साथ में दूसरे कीटनाशक भी मिला करके डाल सकते हो। लेकिन माइकोराइजा डाल रहे हो तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो माइकोराइजा काम नहीं करेगा भाई। जीवित जीवाणु है, और अगर उसके लिए आप कोई जहरीला यानी कोई कीटनाशक डाल दोगे तो वो भी मर जाएंगे, या कोई फफूंदनाशक डाल दोगे तो वो भी मर जाएंगे। तो कोई कीटनाशक, कोई फफूंदनाशक आपको साथ में मिला करके नहीं डालना। हाँ, दूसरे यदि आपके खेत में ऐसी समस्या है तो दूसरे जो पीजीआर हैं उनको आप डाल सकते हो, माइकोराइजा डालने से बचना है। और अगली बार में माइकोराइजा डाल लीजिए, एक बेस्ट ऑप्शन है। तो इनका क्या रहता है, देखो
इनका काम सेम यही रहता है, जड़ों का जितना अच्छे से फुटाव होगा, मिट्टी में जो पोषक तत्व पड़े हैं वो पौधे तक आसानी से पहुंचेंगे। जब अच्छे से सब चीज मिल रही है किसी को, तो जाहिर सी बात है उसका ग्रोथ विकास अच्छे से होगा और कल्लों का फुटाव भी बेहतर होगा। इसके साथ में आपको मैग्नीशियम सल्फेट भी डाल लेना। मैग्नीशियम सल्फेट की जो मात्रा है वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ आप यूरिया के साथ में, और पीजीआर ले रहे हो चाहे आप ले रहे हो जिंक भी डाल सकते हो। जिंक की मात्रा जैसे 33% वाली ले रहे हो, जिंक की भाई कमी होती है और जिंक की कमी हो गई तो पौधे का विकास रुक जाएगा, खैरा रोग लग जाएगा और फिर समस्या उत्पन्न होगी। फिर कोशिश कितनी भी कर लो, आपके पौधे में उतनी अच्छे से विकास होना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको जिंक तो धान में पहली उर्वरक के साथ में डाल ही देना है। 33% वाली ले रहे हो तो 5 से 6 किलोग्राम, 21% वाली ले रहे हो तो 8 से 10 किलोग्राम लेकर के डाल देना है। यूरिया के साथ में आप ग्रोथ प्रोमोटर भी डाल सकते हो, माइक्रोराइजा भी डाल सकते हो जिंक डालने पर, और मैग्नीशियम सल्फेट भी डाल सकते हो। मैग्नीशियम सल्फेट 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ इसलिए लेना है क्योंकि बहुत से किसान भाई मैग्नीशियम सल्फेट का फायदा जानते ही नहीं। जबकि मैग्नीशियम सल्फेट काम क्या करता है, देखो पहला तो काम इसका यही रहता है कि जो जड़ों का विकास होता है उसमें भी मदद करता है। मिट्टी में पड़े हुए जो पोषक तत्व हैं उनको पौधे तक पहुंचाने में हेल्प करता है। क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है जिससे पौधा हरा हो जाता है और भोजन अच्छे से बना पाता है। तो ये इसका एक मुख्य काम है। लेकिन दूसरा काम आपको शायद ना पता हो, दूसरा काम ये रहता है जो कल्ले निकलने का होता है सिस्टम, वो तेजी से करता है। यानी जो कल्ले निकल रहे होते हैं उनको तेजी से निकालता है। तेजी से निकालने में कल्ले बहुत जल्दी संख्या निकल जाती है, जिससे जो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस कल्ले निकलने की चलती है 40-45 दिन तक, वो आपकी लगभग 35 दिन में ही पूरी हो जाएगी। और अगर जल्दी कल्ले निकल जाएंगे तो कल्ले साथ में बढ़ना चालू हो जाएंगे, और जब साथ में कल्ले बढ़ रहे हैं तो लास्ट में जो आपको एक वाली आज निकलती हुई दिखाई पड़ रही है 10 दिन बाद, तो वैसा सिस्टम नहीं रहेगा। तो जल्दी कल्ले निकल जाएंगे और कल्लों की संख्या में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जब तेजी से निकल रहे हैं तो ज्यादा कल्ले निकल जाते हैं। तो इसलिए इन चीजों को आपको मिला करके एक में डालना है। अगर इन चीजों को एक में मिला करके डालोगे तो देखो होता क्या है कि नाइट्रोजन जो आपने दिया है, जो यूरिया दिया है, उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति हो गई, पौधे में हरापन आ गया, पौधे का ग्रोथ विकास होना चालू हो गया और कल्लों का फुटाव भी होना चालू हो गया। दूसरी चीज जैसे जो आप पीजीआर दिया है या माइक्रोराइजा दिया है, उससे क्या होगा कि उससे जड़ों की बढ़वार होगी, तो मिट्टी में जो पानी भरा रहता है नीचे चली जाती है उर्वरक, वहां तक जड़ सामान्य रूप से पहुंच नहीं पाती, और ज्यादा जड़ों का सामान्य रूप से पहुंच नहीं पाती, और ज्यादा जब जड़ों का फुटाव होगा तो अगर इधर उधर भी उर्वरक होगी तो वहां से लेकर के पौधे तक खींच करके पहुंचाने में मदद करेगी। कैल्शियम का काम रहता है जड़ों का फुटाव, जड़ों के ब्रांच की लंबाई बढ़ाना, इसके साथ साथ जो मिट्टी में पड़े हुए पोषक तत्व हैं उनको खींच करके पौधे तक पहुंचाना, और कुछ हद तक जो अघुलनशील हैं उनको तोड़ने में मदद करना। माइक्रोराइजा का काम क्या रहता है, जड़ों का विकास करना, जड़ों का फुटाव करना, मिट्टी में पड़े हुए पोषक तत्वों को पौधे तक पहुंचाना, और मिट्टी में जो अघुलनशील तत्व हैं उनको भी तोड़ करके पौधे तक पहुंचाने में काफी हद तक मदद करता है। कल्लों का फुटाव और पौधे को हरापन लाने में भी मदद करता है, भोजन बनाने में भी ये मदद करता है। तो ये सब काम तो हो गए। अब अगर आपके खेत में कीट भी लगे हैं तो कीटनाशक भी डाल सकते हो। जैसे मिट्टी के अंदर कीट लगे हैं तो क्लोरोपाइरिफास ले सकते हो, या फिर फिप्रोनिल ले सकते हो, या फिर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हो। अगर आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड ले रहे हो या फिप्रोनिल ले रहे हो तो 5 से 6-7 किलोग्राम तक आपको डालना है। अगर दूसरे आप ले रहे हो तो उसकी मात्रा, जैसे क्लोरोपाइरिफास ले रहे हो तो 50% वाली 500 ml और 20% वाली 1 से 1.25 लीटर आपको डाल देना। कोशिश करें कि इसको अलग डालें, साथ में डालने से बेहतर है कि इसको 2-4 दिन रुक करके पहले या बाद में डाल सकते हैं। तो इन चीज़ों को पूरा आपको कर लेने से क्या होगा कि जो मानक हैं, जो पौधे को इस टाइम पर जो जो चीज़ों की आवश्यकता थी और जिस चीज़ की कमी होने से नुकसान था, वो सभी चीज़ों को आपने पूरा कर लिया। अब भाई सब चीज़ आपने पूरा कर लिया तो कमी तो कोई किसी चीज़ की है नहीं। जब पौधे को आसानी से सब चीज़ें मुहैया हो रही हैं, मिल रही हैं, तो निश्चित ही कल्लों का फुटाव बेहतर होगा और ब्रांच भी अच्छे से निकलेंगी, पौधे का विकास भी अच्छे होगा। अब यहाँ पर ये कहा जाए कि एक पौधे से आपको 150 से 200 कल्ले मिलने वाले हैं, तो दोस्तों ये कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि होता क्या है कि कुछ वैरायटियां जैसे हैं तो उसमें 10 से 20 कल्ले ही आखिरी निकलने की क्षमता होती है, तो कुछ में 30-35 तक कल्ले निकलते हैं, कुछ में 35-40 तक भी कल्ले निकल जाते हैं।
तो अगर आप इन चीजों को डाला है तो हो सकता है 2, 4, 10 कल्लों की संख्या अलग से बढ़ जाए। जैसे जहाँ पर 20 निकलने की क्षमता है 25 तक निकल सकते हैं, जिसमें 25, 30 निकलने की क्षमता है 35 तक निकल सकते हैं, जिसमें 35 निकलने की क्षमता है 40 तक हो सकते हैं। इतना तो अंतर हो सकता है, क्योंकि सभी चीजें अच्छे से दिया है तो पौधा सब कुछ आसानी से इस पौधे को मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत फर्क हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये सब चीजें पूरा किया है तो कल्लों की भरमार हो जाएगी और आपका खेत पूरा ही कल्लों से भर जाएगा, बीच में जगह नहीं मिलेगा। यार सोचिए, अगर 200 कल्ले एक पौधे से निकल जाएं तो जगह ही कहाँ बचेगी। और इतनी ज्यादा यदि कल्लों की संख्या निकल जाएगी तो किसान तो मालामाल हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो उल्टी सीधी जानकारी से बेहतर है आप एक जेन्युइन जानकारी देखें। ये जानकारी आपको कैसी लगी, लास्ट तक अगर आपने वीडियो देखा है तो कमेंट करके जरूर जाइएगा, बिना कमेंट किए मत जाइएगा। एक कमेंट आपकी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है और हम आपको अगले टॉपिक पर जानकारी देने के लिए, कौन सा टॉपिक पर जानकारी दी जाए, क्या चीज पसंद है, उसमें काफी आप लोगों की कमेंट ही हेल्प करती है। तो बस, धन्यवाद।